तो देखो 11th का हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बात नहीं करो। तेरे बच्चे की चीज बहुत अच्छी है। ओ सानवी 11th आईएससी का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, वेव्स, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ठीक है। तो देखो कल बता दिया था कंस्ट्रक्टिव वेव एंड डिस्ट्रक्टिव वेव, तो वो बनता कैसे है, ये मान लीजिए सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी है S1 एंड S2, ठीक है। ये पॉइंट Q के ऊपर और P के ऊपर कंस्ट्रक्टिव वेव बनाना है, बात नहीं करो। यहाँ से एक वेव जाएगा और एक रेज यहाँ पे जाएगा, ठीक है, और एक पॉइंट O पे भी है, तो ये आपस में कनेक्ट कर दो इसको। ठीक है, ये डायग्राम बना लो। ठीक है, एक ही पॉइंट से लेना है तो एक ही पॉइंट से ले सकते हो। तो देखो H2O माइनस S1O इज इक्वल टू O होगा, H2O माइनस S1O क्या देगा जी, O पॉइंट देगा। तो H2P माइनस H2P माइनस S1P इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो कल फेज डिफरेंस का फॉर्मूला बताया था, फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 2, तो ये कितना आएगा, 2 से 2 जाएगा, लैम्डा से लैम्डा, तो ये पाई आएगा। इनका फेज डिफरेंस कितना है, पाई। H2Q माइनस S1Q इज इक्वल टू लैम्डा, तो फाई कितना आएगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा, ये कितना आएगा, 2 पाई के बराबर, ठीक है। तो if the path difference is meeting at O is 0 lambda 2 lambda, then resulting amplitude will be maximum। ध्यान से सुनो, ये लिख लो पॉइंट, ये जो लिखा हूँ 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट लिखो, इसके बारे में मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी के लिए। if path difference of two waves meeting at point is 0 lambda 2 lambda, then resultant intensity at that point will be maximum, समझा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसमें क्या बोलता है, इफ द पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2, इफ path difference is lambda by 2, 3 lambda by 2, 5 lambda by 2, then the resultant intensity will be minimum. Then resultant intensity will be minimum, ठीक है। एंड इनका रेशियो देखो, मैक्सिमम एंड मिनिमम का। नेक्स्ट टॉपिक है रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। I max by I minimum is equal to under root of I1 plus under root of
बाई 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर A1 प्लस A2 का स्क्वायर बाई A1 माइनस A2 का स्क्वायर। ठीक है, चलो ये लिख लो। नेक्स्ट देखो, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स। शांति, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव्स। तो देखो साउंड वेव क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है ना। तो नेक्स्ट लिखो कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस। तो इसका कंडीशन क्या होना चाहिए इंटरफेरेंस का, देखो कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस। तो फर्स्ट है फेज डिफरेंस बिटवीन वेव मस्ट बी कांस्टेंट। फेज difference between waves must be constant. शांति। नेक्स्ट देखो, एम्पलीट्यूड शुड बी नियरली इक्वल। एम्पलीट्यूड भी इक्वल के बराबर होना चाहिए। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स शुड बी नियरली इक्वल, नियरली equal. Next है displacement produced by two waves should be along the same straight line. Displacement produced by two waves should be along same straight line, same straight line. ठीक है, तो ये आपका कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस हो गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग बीट्स कैसे क्रिएट होता है। बीट्स कैसे क्रिएट होता है जी, दो इंस्ट्रूमेंट अगर साउंड क्रिएट कर रहा है तो उनका जो म्यूजिकल साउंड आएगा उसको बीट्स बोलते हैं। ठीक है, तो बीट्स इन साउंड देखो, बीट्स इन साउंड वेव, इंटरफेरेंस इन टाइम और टेम्पोरल इंटरफेरेंस। तो व्हेन टू साउंड वेव्स of nearly equal frequency are produced simultaneously. Then intensity of resultant sound produced by their superposition. तो सुपरपोजिशन क्या होगा, इसका इंक्रीज या डिक्रीज होगा अगर दो वेव्स आपस में मिलेंगे तो। सानवी दीदी शांत रहिए। एट अल्टरनेटिवली टाइम। ठीक है, दिस राइजेस एंड फॉल इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज कॉल्ड बीट्स। तो कभी म्यूजिकल साउंड आएगा, कभी नॉइज भी आएगा, चाहे राइज एंड फॉल को भी बोलते हैं। This rise and fall in intensity of sound is called phenomenon of beats. Phenomenon of beats. One rise and one fall form one beat. One rise and one fall form
बीट्स, ठीक है। तो मैं अभी जैसे बताया था कि मैक्सिमम One rise, one डिस्प्लेसमेंट rise. एंड मिनिमम डिस्प्लेसमेंट को वन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को वन राइज बोलेंगे, मिनिमम को वन फॉल बोलेंगे। सर फॉल लिखना चाहिए ना, अब ठीक है। तो बीट्स फ्रीक्वेंसी क्या होगा, द नंबर ऑफ टाइम्स प्रोड्यूस्ड। ये लिख लो फिर बताता हूँ, पॉज करो। इसका बीट्स का फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या होगा? नेक्स्ट है बीट फ्रीक्वेंसी। कौन सी वाली मैंने भी कही सर बीट्स फ्रीक्वेंसी शांति बनाए रखें, ध्यान दो इधर। द नंबर ऑफ टाइम्स द इंटेंसिटी ऑफ साउंड राइज एंड फॉल, द नंबर ऑफ times intensity of sound rises and falls in 1 second. 1 second is called beat frequency, ठीक है, लिख जाओ। अगर सेम सोर्स होगा तो उसको नंबर ऑफ बीट्स सेम होना चाहिए, शांति बनाए रखें। नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड इज इक्वल टू डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी ऑफ टू सोर्स। नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड इज इक्वल टू difference in frequency of two sources, ठीक है। तो इसका अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो ऐसा बनेगा, राइज एंड फॉल। तो बीट्स ऐसे क्रिएट होता है जी, दो वेव्स होंगे तो ऐसे फॉलो करेगा, ठीक है। शांति बनाए रखें। ये फॉर्मेशन ऑफ बीट्स हो गया, लिख लो, फिर मैं इसका इक्वेशन बताता हूँ प्रूफ करके। तो फॉर्मेशन ऑफ बीट्स, फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। तो नेक्स्ट है इसका एनालिटिकल मेथड, मतलब इसका प्रूफ, एनालिटिकल मेथड, ठीक है। तो फर्स्ट देखो, तो अगर y1 इक्वेशन है, y1 इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा 1 इनटू t माइनस k इनटू x, ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 क्या, y2 इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा 2 इनटू t माइनस k ऑफ x इज इक्वल टू, मतलब सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अगर x इज इक्वल टू 0 पे लोकेटेड है तो क्या मिलेगा जी, एट x इज इक्वल टू 0, ये दोनों में 0 पुट कर दो तो ये वाला गायब हो जाएगा ना। तो y1 इक्वल टू क्या मिलेगा, a साइन ऑफ ओमेगा 1t, y2 इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा 2t। तो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n1 लिखना, ओमेगा 2 इक्वल टू 2 पाई n2, 2 पाई n2 होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2, ठीक है। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को बाय प्रिंसिपल ऑफ, ये कल भी प्रूफ बताया था, ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। ये वाले दोनों को ऐड करके बताया था इन लोगों को, तो आज ही ये वाले को ऐड करना, y इक्वल टू y1 प्लस y2, तो ये क्या मिलेगा, a साइन ऑफ ओमेगा 1t प्लस a साइन ऑफ ओमेगा 2t, तो a कॉमन ले लेंगे, साइन ऑफ ओमेगा 1t प्लस a साइन ऑफ ओमेगा 2t, ठीक है। तो ये आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट देता है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज करूंगा मैथ्स का, वो मैं लिख देता हूँ, साइन c प्लस साइन ऑफ d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d बाई 2 कॉस ऑफ c माइनस d बाई 2, ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा। चलो जवाब इधर देख, अरे कर रहा है ये c है, ये d है, ठीक है ना। तो
तो ये हो जाएगा क्या 2 sin y equal to t plus omega 1 t a लिख दूं Yes, yes, for sure. साइन ऑफ समझा ना ओमेगा 1 t प्लस ओमेगा 2 t डिवाइडेड बाय 2 मुझे पता नहीं था यार वो। साइन ऑफ ओमेगा 1 t माइनस ओमेगा 2 t डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पे cos आएगा ना साइज तो समझी तेरे को ये तुम्हारा सी एंगल यूज किया हो ये डी यूज किया हो ठीक है ये 2a sin c plus d तो ओमेगा 1 t प्लस ओमेगा 2 t यहाँ पे लिखा ये समझ नहीं दो। देखो ये sin ये cos है ये फॉर्मूला sin c प्लस sin d दिख है ये sin c ये sin d तो इसका फॉर्मूला है 2 sin c plus d by 2 cos c plus d ये मल्टीपल फॉर्म में ये एडिशन फॉर्म में तो एडिशन को मल्टीपल फॉर्म में कन्वर्ट किया समझा ना तो अभी देखो जी अभी यूज कर लो ये वाला बात तो ओमेगा 1 की जगह पे क्या डालोगे 2 पाई n1 तो y इक्वल टू क्या है 2a sin ऑफ इसके जगह पे क्या आएगा 2 पाई n1 t प्लस 2 पाई into t डिवाइड बाय 2 cos ऑफ 2 पाई n1 t प्लस 2 पाई into t डिवाइड बाय 2 तो 2 कॉमन ले लो और कैंसिल कर लो 2 कॉमन ले लूंगा कैंसिल हो जाएगा ना तो क्या बचेगा पाई n1 t प्लस पाई into t cos ऑफ पाई n1 t प्लस पाई into t ठीक है तो ये बात आ जाएगा तुम्हारा मेरे आगे पीछे तो देखो इसके और इसके कॉम्बिनेशन को हम लोग पुट करेंगे ये पुट करेंगे ये 2a cos ऑफ पाई n1 माइनस n2 t को हम लोग कैपिटल A पुट करेंगे ध्यान से सुनो सानवी चुप 2a और ये cos को कंबाइन करके a लिखेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा a sin ऑफ पाई कॉमन ले लिया n1t प्लस n2t ये तुम्हारा रिजल्टेड डिस्प्लेसमेंट देगा ठीक है ये जो मैं सर्कल किया हूं और एरो मारा हूं उसको कैपिटल A लिखा हूं ठीक है याद तक लिखो ये प्रूफ आएगा जी इंपॉर्टेंट है तो इसका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आएगा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है जी n1 प्लस n2 बाई 2 ठीक है एम्पलीट्यूड क्या होगा a क्या है एम्पलीट्यूड है ठीक है कंडीशन फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देखो फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड cos ऑफ पाई इनटू n1 माइनस n2 into t is equal to प्लस माइनस 1 मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए प्लस माइनस 1 होना चाहिए एम्पलीट्यूड तो प्लस माइनस 1 कब पे आता है जी cos कितने पे प्लस 1 होता है 0 2 पाई 4 पाई मतलब इवन का मल्टीपल होना चाहिए ना और माइनस 1 कब होता है cos ऑफ पाई 3 पाई 5 पाई ऑड मल्टीपल ठीक है तो ये क्या हो जाएगा थर्ड पॉइंट फोर्थ में देखो cos ऑफ पाई n1 माइनस n2 इंटू टी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 तो ये हो जाएगा पाई इंटू n1 माइनस n2 इंटू टी यहाँ पे k पाई 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 कैंसिल तो t इक्वल टू k बाई n1 माइनस n2 ये टाइम पीरियड देगा बिट्स का तो k का वैल्यू अगर आप 0 1 2 3 डालेंगे तो t इक्वल टू क्या आएगा 0 1 अपॉन n1 माइनस n2 2 अपॉन n1 माइनस n2 3 अपॉन n1 माइनस n2 समझा फिर देखो मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए 0 आएगा ना cos 0 कितने पे होता है 90 पे होता है तो केस 2 देखो
for minimum amplitude. ये हो जाएगा cos ऑफ पाई इंटू n1 माइनस इंटू टी इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा पाई इंटू n1 माइनस इंटू टी, ये हो जाएगा k पाई बाई 2। ठीक है, 0 कितने पे होता है? cos 90 पे ना। cos 90 क्या होता है? 0। cos 270 कितना होता है? 0। तो ये दोनों पे क्या होता है? 0 होता है। तो पाई से पाई कैंसिल, तो n1 माइनस इंटू टी इज इक्वल टू k बाई 2। तो t इज इक्वल टू k अपॉन 2 टाइम्स ऑफ n1 माइनस इंटू 4 मिनिमम टाइम पीरियड ये होगा। तो k का वैल्यू ऑड मल्टीपल डालना है इस बार 1 3 5। तो t इज इक्वल टू क्या आएगा आपको? तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ n1 माइनस n2। दूसरा t का वैल्यू क्या आएगा? 3 बाई 2 इंटू n1 माइनस n2। t इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ n1 माइनस n2। चलो ये लिख लो। नेक्स्ट पढ़ेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स 2 पार्ट 2। तो ये आपका पार्ट 2 है। ठीक है, तो इसमें देखो बॉन्डेड मीडियम। बॉन्डेड मीडियम क्या है? जैसे वेव मैं बोल रहा हूँ ना, तो अगर एक दीवार से टकराएगी तो रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, उसको हम लोग बॉन्डेड मीडियम बोलते हैं। तो वो उसको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी बोलते हैं। तो फर्स्ट देखो बॉन्डेड मीडियम। बॉन्डेड मीडियम में क्या है? अ बॉन्डेड मीडियम इज द वन व्हिच हैज डेफिनाइट बाउंड्री एंड हुज बाउंड्रीज आर सेपरेटेड फ्रॉम अदर मीडिया बाय डिस्टिंक्ट सरफेस। A bonded medium is one which has definite boundaries and whose boundaries are separated from other by distinct media, by distinct surfaces। ठीक है, तो देखो रिफ्लेक्शन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव फॉर फ्री सरफेस और ओपन। शांति बनाए रखो, ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर वेव कोई ऐसा जा रहा है, ठीक है, साइन वेव, ध्यान से सुन। अगर यहाँ पे एक वॉल है, रिजिड वॉल, ठीक है, तो देखो अगर ये ऐसे गया, साइन वेव गया है, मिनिमम पे मिनिमम है, 90 पे मैक्सिमम है, और फिर से पाई पे कितना है? मिनिमम है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट बैक कैसे आएगा जी? ये जब जाएगा ऐसा, कैसा? ऐसा। ठीक है, तो आएगा कैसे? इसका उल्टा। ये अगर प्लस है, ये माइनस है, तो आएगा तो उल्टा होगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड मीडियम है ना, तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ वेव है। अगर नेगेटिव जाएगा तो पॉजिटिव वेव वापस आएगा। समझा? ये याद रखना, इसको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बोलते हैं। अगर इसका दूसरा है, दूसरा मीडियम है, मान लो ये है तुम्हारा, ये जा रहा है तो इसको ऐसे लिखो, आ रहा है तो वापस ऐसे लिखो। ठीक है, इतना काफी है। नेक्स्ट देखो, इसको फ्री सरफेस बोलते हैं, इसको फ्री सरफेस बोलते हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव फ्रॉम अ रिजिड सरफेस और क्लोज। ये क्या था आपका? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम फ्री सरफेस
फ्रॉम फ्री सरफेस और ओपन एंड इसका ओपन है। नेक्स्ट देखो क्लोज एंड, जैसे जाएगा वैसे की वैसी आएगा। नेक्स्ट केस है रिफ्लेक्शन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव from rigid surface और close end। देखो क्लोज एंड में जैसे इंसिडेंट होगा वैसे ही वापस आएगा। ठीक है, तो देखो ये मान लीजिए इंसिडेंट है आपका ऐसा, तो रिफ्लेक्ट भी वैसा ही आएगा जी, सेम डायरेक्शन में। शांति बना रहा, क्या बोला? सेम डायरेक्शन वाले। बहुत बनाओ। अरे हमने वही ये रिफ्लेक्ट होता है, मतलब अगर नेगेटिव इंसिडेंट होगा तो नेगेटिव ही वापस आएगा। ठीक है, इसको क्लोज इन का रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ध्यान दो, दोनों में फर्क है। ये ओपन इंड है और ये क्लोज इंड है। तो ओपन इंड में क्या होता है, नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव आएगा, क्लोज इंड में जो जाएगा वही आएगा। समझा सानवी? ये लिख लो, फिर मैं स्टैंडिंग वेव बता दूं। सर चैप्टर सर अभी नेक्स्ट देखो स्टैंडिंग वेव्स। तो जब दो वेव्स आपस में मिलते हैं, कंस्ट्रक्टिव वेव देता है, उसको स्टैंडिंग वेव्स बोलते हैं। स्टैंडिंग वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स को क्या बोलते हैं जी? स्टेशनरी वेव भी बोलते हैं, स्टेशनरी वेव्स। ठीक है, तो लिख लो, when two identical transverse और longitudinal progressive waves travel in a bonded medium with same speed but in opposite direction ठीक है, then by their superposition अरे बस ना by their superposition a new type of waves is created. Wave is produced, ठीक है, which appears stationary in the medium, ठीक है, is called standing wave। ये डिफिनेशन याद रखना, पूछता है। ठीक है, दो आइडेंटिकल वेव्स रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, स्टैंडिंग वेव्स बनाएगा। ठीक है, तो इसमें नोड्स और एंटी नोड्स क्रिएट होते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा तो नोड और मिनिमम होगा तो एंटी नोड। नेक्स्ट है नोड एंड एंटी नोड्स। The characteristics of a stationary wave is that some particles of medium remain permanently at rest। ठीक है, सब पॉइंट का होता है permanently
रेस्ट पे होता है, while some produce maximum value, while some other particles undergo maximum displacement compared others. ठीक है, forms are called node. And latter is antinode. तो देखो, अगर दो वेव्स ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, तो ये तुम्हारा नोड बनता है, ये मैक्सिमम वाले को नोड बोलेंगे और मिनिमम वाले को एंटी नोड बोलेंगे। तो ये आपका नोड हो गया, ये एंटी नोड हो गया, नोड एंटी नोड। ठीक है, ये लिख लो फिर जाओ। सर